हालात मुश्किल ज़रूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और अज़ीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आइन में अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया के इख्तियारात मुतय्यन हैं। तमाम इदारों को अपने दायरे कार में रहकर मुल्क की खिदमत करनी है। कुफर का निजाम चल सकता है मगर नाइंसाफी का नहीं। जो भी फैसला करना है वो सच और इंसाफ की बुनियाद पर होना चाहिए। इत्तेहाद और यकसुई से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। साबिका दौर में मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया। 30,000 अरब रुपए के रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। लाखों लोग बेरोजगार हुए। जीडीपी की शरह नुमू 6% से कम होकर मनफी में चली गई। चीनी बरामद करके फिर दरामद की गई जिससे कौम के अरबों रुपए जाया हुए। बीआरटी पेशावर मंसूबे में अरबों रुपए गबन हुए। 4.25 साल का मलबा साफ करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कौम की एक एक पाई अमानत समझकर खर्च कर रहे हैं वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज। हुकूमत बारिशों से पैदा होने वाले मसाइल से पूरी तरह आगाह है। मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वफाक और एनडीएम में मुतासरा इलाकों में सूबाई हुकूमतों की मुआविनत कर रहे हैं। किसानों के नुकसानात के अजाले के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मर्जी का फैसला लेने के लिए इदारों पर दबाव डालने पर यकीन नहीं रखते। डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के हवाले से हमारा फुल कोर्ट का मुतालबा था। आइन और पार्लिमान की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के कयाम की करारदाद मुतफक्का तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर की गई नजरसानी दरखास्तें खारिज करने का मामला ज़ेर गौर। अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गैर ज़रूरी कार्रवाई की गई। रिकॉर्ड मंजर आम पर लाया जाए। जांच के बाद नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी जाएंगी। वफाकी काबीना की इंक्वायरी कमेटी बनाने की भी मंजूरी। सिंध और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का जायजा। 75वें यौम आज़ादी की तकरीबात के इनेकाद के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के अफसर मोहसिन बट DGFIA मुकर्रर। पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन में तरमीम करे। किसी ने भी वफाक पर हमलावर होने की कोशिश की तो उसे सख्ती से रोका जाएगा। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए ये जवाब काफी होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अदलिया के इख्तियारात वही रहेंगे जो आइन ने उसे तफवीज़ किए। पंजाब में गवर्नर राज के हवाले से वज़ीर दाखिला के बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। इक्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद में अहम किरदार अदा कर रही है। जारी तरक्याती मंसूबों को मजीद तातुल का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी इंजीनियर्स और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शिंगाई इलेक्ट्रिक के वक्त से गुफ्तगू। मौजूदा बहरान से मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। आम आदमी महंगाई से परेशान है। तमाम जमातें मिल बैठकर हल निकालें। वर्किंग रिलेशनशिप जरूरी है ताकि मुल्क के मामलात बगैर किसी रुकावट के चल सके। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन। हुकूमत ने मुश्किल हालात पर काबू पा लिया। IMF से किस्त जल्द मिल जाएगी। रुपए पर दबाव खत्म होगा और मुल्क की बरामदात बढ़ेगी। सरकारी कंपनीज के लिए नया कानून तैयार है जिससे उनकी कारकर्दगी पर नजर रखी जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल।
मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले बहादुर सपूत कौम का फख्र। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 74वां यौम शहादत। गुजर खान में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब, आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। जेलों में नजरबंद हुर्रियत रहनुमा बदतरीन भारतीय मजालिम का शिकार। बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तयाबी की वजह से नजरबंद रहनुमाओं की सेहत मुतासिर। यासीन मलिक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल मुंतकिल। तहरीक आज़ादी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से लसबेला, आवारान और मकरान साहिली इलाके शदीद मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। NDMA की जानिब से मुतासरीन में खैमों और राशन बैग्स की फराहमी। पाक फौज और नेवी की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ। सिंध हुकूमत ने 500 खैमे लसबेला भिजवा दिए। मुल्क के बेशतर इलाके मानसून के ज़ेर असर। 31 जुलाई तक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने और मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक और मैं हूँ नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसील की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पार्लियामेंट आईन पाकिस्तान की माँ का दर्जा रखती है क्योंकि इस मुकद्दस दस्तावेज की तख्लीक इसी ऐवान में हुई। आइन में अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया के इख्तियारात मुतय्यन कर दिए गए हैं और तमाम इदारों को अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की खिदमत करनी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। जो भी फैसला करना है वो सच और इंसाफ की बुनियाद पर बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुल्क में सैलाब, मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल पर तफसीली इजहार ख्याल किया। मुल्क की मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जो भी फैसला करना है वो सच और इंसाफ की बुनियाद पर बिला इम्तियाज़ होना चाहिए। आइन पाकिस्तान की वादत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी आइन में मुकन्नना अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। अदालत अगर बुलाए हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर की तरफ से बेतहाशा झूठ बोलने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमने सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा तो मुल्क शदीद मुश्किलात में घिर सकता है। हजरत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम शायद जिंदा रह सकता है, बेइंसाफी का निज़ाम जिंदा नहीं रह सकता। जनाब स्पीकर, नहीं रह सकता। अगर हमने आज सच को सच ना कहा और झूठ को झूठ कहा और कल्ट को हमने फॉलो किया तो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में घिर जाएगा। जनाब स्पीकर, आज भी वक्त है जनाब स्पीकर कि हम हालात को कंट्रोल कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारों ने इमरान खान के साथ बेमिसाल ताउन किया मगर इसके बावजूद साबका हुकूमत ने कौमी मईशत तबाह कर दी। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल दूध पिलाया गया और उसको ला के बिठाया गया। मैं अगर ये कहूं कि इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान का मईशत का जनाजा निकाल देना। यह है वो शख्स जो कहता है कि अगर मैं हूं तो ठीक, वरना अल्लाह न करे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, ताहम वो मुकाबला करेंगे और अपने कायद और इत्तेहादी जमातों के ताउन से मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। हालात मुश्किल जरूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और अज़ीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला करेंगे,
फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उसके आगे सर झुकता है, गर्दन कट सकती है, किसी के आगे झुक नहीं सकती, मासवा उस ज़ाते बारी ताला के। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि साबिका दौरे हुकूमत में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ गैर ज़रूरी तौर पर कार्रवाई की गई। काबीना ने इस हवाले से रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने पर इत्तेफाक करते हुए इंक्वायरी कमेटी बनाने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि कमेटी में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर, वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वफाकी वज़ीर तालीम समेत तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर की गई नज़रसानी दरखास्तों का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। इजलास में सिंध और बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सुबह सिंध खुसूसन कराची और हैदराबाद में बारिशों के दौरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से की गई कोशिशों और ख़ुद से इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा करने के इक़दाम को सराहा। वफाकी काबीना ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान मोहम्मद ताहिर रॉय को इंसदाद दहशतगर्दी का कौमी राबताकार और मोहसिन भट्ट को FIA का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर करने की मंजूरी दी। काबीना ने यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से वजारत इत्तलात और नशरियात की कोशिशों को सराहा और हुकूमती पॉलिसियों की बेहतरीन अंदाज में तशहीर पर वजारत इत्तलात के किरदार की तारीफ की। काबीना ने बरामदी शोबे को 1 अगस्त से 9 सेंट फी यूनिट के हिसाब से बिजली फराहम करने की मंजूरी दी। काबीना ने बरामदी शोबे को रवां साल 1 अगस्त से $9 फी यूनिट के हिसाब से RLNG फराहम करने की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद में अहम किरदार अदा कर रही है। चीन के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को मजीद तातुल का शिकार नहीं होने देंगे। शंघाई इलेक्ट्रिक के सदर लियोपिंग से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत चीनी कंपनीज के साथ ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने और चीनी कंपनीज के इंजीनियर्स और मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत की तरफ से हर मुश्किल मरहले में पाकिस्तान की मदद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीनी ताउन और सरमायाकारी की बदौलत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरक्की और बिजली की बहरान पर काफ़ी हद तक काबू पाने में मदद मिली। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि थरकोल पावर प्रोजेक्ट को पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान की नाअहल हुकूमत में दानिस्ता तौर पर मंसूबे को तातुल का शिकार बनाया गया। वज़ीर आज़म ने थरकोल प्रोजेक्ट की जल्द तकमील में चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ मुआवनत के लिए मुआविन खुसूसी ज़फ़रुद्दीन महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी नदीम चौधरी को नुमाइंदा खुसूसी की जिम्मेदारियां सौंप दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बताया कि 1320 मेगावाट थरकोल पावर प्रोजेक्ट गुज़श्ता बरसों में तातुल का शिकार रहा, मगर मौजूदा हुकूमत के ताउन की बदौलत इस पर तेजी के साथ काम जारी है। मंसूबे को 2023 की पहली सहमाही में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शंघाई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मज़ीद सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी रखती है, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि आइन और पार्लियामान की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा, आइन की पासदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, अवाम को किसी सूरत लावारिस नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि आइन में अदलिया, मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव्स के इख्तियारात के तयन, जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार आइन में तय है। मिसाक़ जमहूरियत के तहत अदालती इस्लाहात होना बाकी है। पार्लियामेंट को अवाम के जज्बात और अज़्म का अक्कास होना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। इजलास की कार्रवाई के आगाज में बारिशों और सैलाबी रैलों से होने वाले जानी नुकसान और दहशतगर्दी का शिकार होने वाले अहलकारों के लिए दुआ की गई। विफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने कहा कि कराची समेत मुल्क भर में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर अवाम समेत सनती और तिजारती इदारों की माली मुआवनत की जाए। रुकने असम्बली खालिद मक्सी का कहना था कि बलूचिस्तान में सैलाब से हलाकतें हुई हैं। लसबेला, झलमक्सी, नसीराबाद और जाफराबाद शदीद मुतासिर हुए हैं।
मोहम्मद असलम भोतानी का कहना था कि गवादर समेत दूसरे मुहलिका इलाकों में लोग अभी तक फंसे हुए हैं, हुकूमत फौरी पैकेज का ऐलान करे। सरदार महमूद मजारी का कहना था कि रुझान का 50% इलाका अभी भी पानी में डूबा हुआ है। दूसरे अरकान ने कहा कि बारिशों से शाहराहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, किसानों को मुआवजा देने के बजाय उन्हें खाद और बीज फराहम किए जाएं। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद कहते हैं कि ईवान में आवाम के हुकूक का दिफा करने आए हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना असद महमूद ने कहा कि आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अदलिया के इख्तियारात वही रहेंगे जो आइन ने उसे तफवीज़ किए हैं। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज की बातों में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर दाखिला के इस हवाले से बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। जो एक कंसिस्टेंट जुडिशियल इंटरफेरेंस है इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट के उसकी स्टैंडिंग कमेटीज के ऑर्डर्स पे स्टे जारी हो रहे हैं, जजेस अपॉइंटमेंट कमेटीज के ऑर्डर्स पे सेटिसाइड हो रहे हैं, ये प्रैक्टिस अब खत्म होनी चाहिए। अदलिया के इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं वही हैं और वही रहेंगे। पार्लियामान अपने इख्तियारात का आईनी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती और करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। सो मोटो और बेंच बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि बार का मुतालबा है कि आला अदलिया में सीनियरिटी की बुनियाद पर जजों की तकर्रुरी होनी चाहिए। ये जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से जो है वो आज कैबिनेट में भी बात हुई है और ये बात कौमी असम्बली में भी होगी। सो मोटो नोटिस और बेंचेस बनाने का इख्तियार जो है ये हमारी नज़र में सुप्रीम आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। ख़ास तौर पे जो बार्स हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि सो मोटो नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जो है वो 3 या 5 सीनियर जजेस को दिया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जजेस की तैनाती का मामला है वो बड़ा गलत है। उसमें सिर्फ जो है वो अपने चैम्बर्स के लोगों को जज बना दिया जाता है और इस तरह से जो एलिवेशन है फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट तो उसमें भी जो है वो पिक एंड चूज तो वो जो है उसके मतलब भी जो है वो ये बात हो रही है कि उस तरीक़ाकार को भी जो है वो आइन को अमेंड किया जाए और ये सीनियरिटी का जो असूल है इसको कायम रखा जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन में तरमीम करे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए ये जवाब काफ़ी होगा। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया हर मुआशरे की ज़रूरत है। अदलिया का एहतराम जो है वो हर मुआशरे के लिए एक लाजमी अमर है। हमें इन बुनियादी सवालात के ऊपर एक सोसाइटी के तौर पे तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को, ये PMLN का या सिर्फ सियासतदानों का मसला नहीं है, ये सभी का मसला है, ये पाकिस्तान सभी का है। हमें सबको जो है वो इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए और जहाँ जहाँ पे जिस की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि इमरान खान की करप्शन के ऐसे हवाले नजर आ रहे हैं कि सर शर्म से झुक जाएगा। उन्होंने कहा कि नून लीग इंतखाबात के लिए जा रही थी, ताहम इत्तेहादियों ने मौजूदा हालात में इलेक्शन की तरफ न जाने का मशवरा दिया। जो आवारा किस्म की गुफ्तगू करने के आदी हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इससे कबल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद में FC की एंटी राइट पासिंग आउट की तकरीब में शिरकत की और खिताब में कहा कि FC के लिए एंटी राइट तरबियत का प्रोग्राम बनाया। 400 नौजवानों को तरबियत दे चुके हैं, कुल 2000 जवानों की तरबियत करेंगे। ज़ीशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا بحران آیا ہے جس سے معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے. تمام جماعتیں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں. ایک بیان میں چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ حالات سیاسی وجوہات کا پیش خیمہ ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں اور با اختیار لوگ ایک ایجنڈے یعنی معیشت کی بہتری کے لیے سوچ بچار اور عملی حل پر غور کریں. چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ملکی معاملات کسی رکاوٹ کے بغیر چل سکیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ غلطی کی تو لاڈلے کے حق میں، غلطی کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں ہی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اس کھلی ناانصافی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے مگر اس بار مقتول عدل و انصاف ہے. وفاقی وزیر ماحولیات سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے سے پارٹی سربراہ اور پارلیمانی لیڈر کے اختیارات میں وضاحت کے بجائے ابہام پیدا ہو گیا ہے. پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کی محدود نمائندگی ہوتی ہے. عدالت نے پارلیمانی لیڈر کو پارٹی سربراہ کے اختیارات دے کر پارٹی سربراہ کو پارلیمانی لیڈر کے ماتحت کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کا ملک میں الگ اور پارلیمنٹ میں الگ سربراہ کیسے ہو سکتا ہے. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم فل بینچ کا مطالبہ کر رہے تھے. عدلیہ قابل احترام ہے لیکن ایک معاملے کے دو الگ فیصلوں کی وجہ سے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. عدلیہ سے متعلق جانبداری کا بڑھتا ہوا تاثر قابل تشویش ہے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمراہ صوبائی بار کونسلز اور مختلف بار ایسوسی ایشنز کا مشترکہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا. بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کو اعلیٰ عدلیہ کے کام اور ججز کی تعیناتی کے معاملے کو زیر بحث لانے کے لیے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مدعو کیا تھا. اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی کہ وکلاء برادری کسی کے حق کی مخالفت میں نہیں ہے. وہ صرف قانون کی حکمرانی اور اعلیٰ عدلیہ میں سینیورٹی کی بنیاد پر ججز کی تقرری چاہتی ہے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی تقرری بنیادی اصولوں کے منافی ہے جو وکلاء برادری کو ہرگز منظور نہیں. قرارداد میں جوڈیشل کمیشن کے قواعد میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ وکلاء برادری کا درینہ مطالبہ پورا ہو سکے کہ اعلیٰ عدلیہ میں کسی جج کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی رکن نام تجویز کر سکے. یہ حق صرف چیف جسٹس کو دینا آئین کے آرٹیکل 175A کی خلاف ورزی ہے. بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز نے ججز کے تقرری اور انہیں عہدے سے ہٹانے سے متعلق آئین کی شقوں 175A اور 209 میں بھی ترمیم کے لیے قرارداد منظور کی اور مطالبہ کیا کہ اس عمل میں بار سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی ہے. اپنی گفتگو میں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مارچ سے جاری آئینی بحران کو دو جماعتوں نے مزید سنگین بنا دیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد. لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ انصاف کا دوہرا معیار سنا تھا، پہلی بار دیکھ بھی لیا. انہوں نے کہا کہ 197 ووٹ لینے والوں کے 179 ووٹ کر دیے اور 176 ووٹ لینے والوں کے 186 ووٹ بنا دیے گئے. انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی قائم کردہ حکومت کو گرایا گیا. جوڈیشل وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کتنے دن حکومت کر پائیں. ہمارے پاس بہت سارے قانونی آپشن موجود ہیں. تمام قانونی آپشن زیر غور ہیں اور وقت کے ساتھ آبویسلی اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی، مگر ہمارے پاس بہت سارے قانونی آپشن اس وقت موجود ہیں. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عمران خان کا خط باری اور چودھری شجاعت کا ہلکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں پر سر جھکایا ہے. انہوں نے کہا کہ انصاف کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. ڈٹ کے کھڑے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حکومت نے، اس کے تمام اتحادیوں نے بوائیکاٹ کیا ہے عدالتی پروسیڈنگز کا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہم کورٹ میں نہیں تھے، ہمارا بوائیکاٹ تھا، مگر فیصلہ سنایا گیا. ڈٹ کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ہم نے 2013 سے 2018 تک مشکل ترین حالات میں کام کیا. 2018 میں حکومت چھوڑی تو ملک ترقی کر رہا تھا اور لوڈ شیڈنگ صفر تھی. عمران خان نے 4 سال میں سب تباہ کر دیا. پریس کانفرنس کے اختتام پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. مایوسی کی بات نہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ حکومت نے مشکل حالات پر قابو پا لیا ہے. IMF سے قسط جلد مل جائے گی اور روپے پر دباؤ ختم ہو جائے گا. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے سرکاری کمپنیز کے لیے نیا قانون تیار کیا ہے جس کے تحت ان کی کارکردگی پر نظر رکھی جائے گی. تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد.
اسلام آباد میں سرکاری کمپنیوں میں اصلاحات پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF سے جلد قسط مل جائے گی، جبکہ کثیر الجہتی اداروں اور دوست ملکوں سے بھی فنڈنگ ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مالی وسائل کے حصول کے لیے حکومتی کمپنیوں کے حصے دوست ملکوں کو فروخت کیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے استعمال میں کمی سے درآمدی بل کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی ترقی کی رفتار تیز اور مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ We have a $4 billion financing gap that we have to find during the year, and we will. And as I have said to many people many times, that we are talking to a friendly country about buying Pakistani shares. Imports have really reduced in Pakistan, and inshallah now the export plus remittance, which is and remittance, think of remittance as export of labor, that export of labor and goods now is more in Pakistan than imports. So we have actually turned that corner, and now we become safe. Of course, this is only a temporary measure. I want demand to expand, and I want economy to grow. And after a few months of breather, these sets of policies will give us to this quarter, will institute policies that once again bring back growth in Pakistan, but an inclusive growth, and most importantly a sustainable growth. وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ حکومت معاشی حالات بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری کمپنیوں کے نقصانات 1 کروڑ روپے سالانہ سے زائد ہیں۔ We need to understand and the SOEs ease you to function in a way which is the requirement of the current times. Their rules, their functions, their way of operations, their governance structure needs to be made more transparent, more accountable, and if I may add, more efficient and effective as per the requirement of today. اس موقع پر ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، وزارت خزانہ اور دوسرے ماہرین نے سرکاری اداروں میں اصلاحات، گورننس، کارکردگی میں بہتری، بورڈز کی تشکیل، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے SOEs پالیسی کی تیاری، SOEs کے خساروں اور ان کے مالیاتی امور پر بھی بریفنگ دی۔ سیمینار کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ سیاسی صورتحال کے معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی اصل وجہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول قومی ترجیح ہے، ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عارف۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غذائی قلت جیسے مسائل کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ COVID-19 has been a major setback for the global economy and our prosperity. There are several factors affecting the implementation of the SDGs, which include but are not limited to climate change, health, economic growth, poverty, gender inequality, سوشل اکنامک چیلنجز۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ تمام جماعتیں مل کر ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تعلیم، صحت، امن اور تحفظ وہ اہداف ہیں جن میں سیاسی اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ 2018 میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ 2022 میں یہ بجٹ سکڑ کے 550 ارب روپے رہ گیا تھا، اور اگلے سال کے لیے بمشکل جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں 700 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ مختص کیا جا چکا ہے۔ آپ خود اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں اگر کسی ملک کا ترقیاتی بجٹ سکڑ رہا ہو تو وہ ترقیاتی ایجنڈے پر کس قدر تیزی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس کے باعث پائیدار ترقی کے اہداف پر تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صاف ہوا، صاف پانی اور صاف زمین بنیادی حق میں شامل ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے چین کے سفیر نونگ رونگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔
इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफे, सी पैक, तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी रवाबित को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ओबेक उस्मानोफ ने भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने राब्ताकारी समेत दो तरफा मुफादात के तमाम शोबों में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में कल से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा वज़ीर ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी उज़्बेकिस्तान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर इजलास में शिरकत करेंगे। वज़राए ख़ारिजा इजलास में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में SCO सरबराह इजलास के लिए मुख्तलिफ फ़ैसलों और दस्तावेज़ात की मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर मुमलिकत उमूर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर कहती हैं कि पाकिस्तान D8 के मेंबर ममालिक के साथ ताउन और मदद के ज़रिए इक़्तिसादी तरक्की और तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। ढाका में तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि D8 का मकसद बैनुल-अक़वामी फ़ैसला साजी में शिरकत, आलमी मईशत में अपनी इज्तिमाई पोजीशन की बेहतरी, तिजारती ताल्लुकात में तनव्वुर और तरक्की के लिए नए मौक़े पैदा करना है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से आंजहानी को पहमा जॉन सनोरी के अली खाना ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में जॉन सनोरी की बेवा लीना मोए, बेटी हाला कैरन और 2 बहनें क्रिस्टन और कैरन शामिल थी। सदर मुमलिकत ने आंजहानी कोह पैमा के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए कहा कि जॉन सनोरी एक मायनाज कोह पैमा थे। उन्होंने कोह पैमाई के शोबे की तरवीज के लिए भरपूर किरदार अदा किया। अली सदपारा, आइसलैंड के जॉन सनोरी और चिली के हुआन पाब्लो मोहर फरवरी 2021 में K2 सर करते हुए खालिक हकीकी से जा मिले थे। कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ, जिसमें हालिया बारिशों के नतीजे में मुल्क भर में होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस जाहिर किया गया। इजलास में बलूचिस्तान और कराची समेत दीगर इलाकों में बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। इजलास में कौमी असम्बली के रवां इजलास को 3 अगस्त बरोज बुध तक जारी रखने का फैसला भी हुआ। कौमी असम्बली की 75 साला तकरीबात 11 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाई जाएंगी। नाज़रीन, जिंदा कौमें अपने बहादुर सपूतों को हमेशा याद रखती हैं। 1948 में पहला निशाने हैदर पाने वाले जांबाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 74वां यौम शहादत मनाया गया। उन्होंने मादरे वतन के दिफा की खातिर तारीख के औराक पर बहादुरी के अनमिट नकूश छोड़े। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में जांबाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को कश्मीर में दिफाई वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत पेश किया है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 74वें योम शहादत के मौके पर शहीद के यादगार पर पुरवकार तकरीब हुई। DG S&CT मेजर जनरल मुमताज हुसैन ने आर्मी चीफ की तरफ से यादगार पर फूल चढ़ाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने निशान हैदर का एजाज पाने वाले कौम के बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा की एहसान मंद रहेगी। पाकिस्तान की अस्करी तारीख का पहला निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए और अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजाअत व बहादुरी की दाग बिठाकर शहीद हुए। कैप्टन मोहम्मद सरवर का ताल्लुक एक फौजी घराने से था। 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया, जिसके बाद दूसरी आलमी जंग अजीम में हिस्सा लिया और शानदार फौजी खिदमात के पेश नजर 1946 में उन्हें मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। कैप्टन सरवर शहीद 10 नवंबर 1910 को पैदा हुए। 18 मार्च 1948 को इन्होंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एज ए ऑफिसर के तौर पर किया। 1948 में आप पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, जब उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया। 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। इस हमले में कई जवान शहीद और जख्मी हुए, लेकिन कैप्टन सरवर ने पेशकदमी जारी रखी। उस हमले में इनको दाएं कंधे में
ایک برس لگا، یہ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے باوجود یہ اتنے ڈٹرمنٹ تھے، اتنے نڈر تھے اور اتنے دلیر تھے کہ انہوں نے اپنا ایڈوانس جاری رکھا. ان کے بنکرز کے اندر وہ گرنیڈ پھینکیں اور بنکر کی کلیئرنس کریں. اسی اثناء میں دشمن کی LMG کے ایک برسٹ ان کو لگا، جس کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. صبح کے سورج نے اس پہاڑی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے دیکھا. ہم پاکستان دی فوج کی یہ خاصیت ہے کہ ایسے ہی موقع پہ ایسے ہی شیر دل جوان جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور دشمن کے تمام عزائم کو خاک میں ملا دیتے ہیں. بہادری کی بے مثال تاریخ رقم کرنے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا. یہ اعزاز ان کی بیوہ نے 3 جنوری 1961 کو صدر پاکستان محمد ایوب خان کے ہاتھوں وصول کیا تھا. کیپٹن محمد سرور شہید نے مادر وطن کے دفاع میں کمال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. تحریک آزادی سے یوم آزادی تک کا سفر. قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی بھرپور ملی جوش و جذبے اور یکجہتی کے ساتھ منائی جا رہی ہے. مسلم لیگ اور مسلمانوں سے خائف ہندو میڈیا مسلمان مخالف پروپیگنڈے میں پیش رہا. قائد اعظم محمد علی جناح نے صحافت پر توجہ دی اور مسلمانوں کے لیے انگریزی اخبار کی اشاعت کی. دیگر کئی اخبارات و جرائد نے بھی تحریک آزادی میں مسلمانوں کے موقف کی بھرپور ترجمانی کی. رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر. قوم کی ترقی اور بہبود کے لیے صحافت ایک اہم ضرورت ہے، یہ کہنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا. قائد کا صرف یہ فرمان ہی صحافت جیسے عظیم شعبے کے لیے کسی فخر سے کم نہیں. تحریک آزادی میں بھی اخبارات اور رسائل نے اہم کردار ادا کیا. 1903 میں 7 روزہ زمیندار شروع ہوا جو 5 اکتوبر 1911 کو بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی دارت میں بطور روزنامہ شائع ہونا شروع ہو گیا. علامہ اقبال نے فرمایا کہ ظفر علی خان کا قلم دین کے بڑے بڑے مجاہدین کی تلوار سے کم نہیں. ملک برکت علی کا انگریزی اخبار نیو ٹائمز بھی مسلمانوں کے نقطہ نظر کی ترجمانی کے لحاظ سے مسلمان حلقوں میں مقبول رہا. 1940 کا دور نہ صرف مسلمانوں بلکہ مسلم لیگ اور مسلم پریس میڈیا کے لیے بھی بے حد نازک تھا. اسی وقت حمید نظامی کی زیر ادارت 15 روزہ اخبار نوائے وقت لاہور شروع ہوا جس نے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے نقطہ نظر کی کامیابی کے ساتھ مؤثر ترجمانی کی. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو ہندو اخبارات و جرائد یعنی ہندو میڈیا نے اس کی مخالفت شروع کر دی. ہندو میڈیا نے تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف مہم شروع کی تھی. قائد اعظم نے متعصبانہ مخالفت کے دفاع کے لیے مسلمان میڈیا کی ضرورت محسوس کی اور ڈان ٹرسٹ قائم کر دیا. قائد اعظم کی نگرانی میں دہلی سے انگریزی اخبار ڈان 26 اکتوبر 1941 کو مسلم لیگ کے ترجمان کی حیثیت سے 7 روزہ کے طور پر شروع کیا گیا. ڈان نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. تحریک آزادی میں اردو زبان میں بے شمار اخبارات، رسائل اور جرائد شائع ہوتے رہے جو نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی تائید میں تھے. ان میں تہذیب الاخلاق، اردو معلی، زمیندار، الہلال، ہمدرد، کامریڈ، ایمان، احسان، منشور، نوائے وقت اور تنظیم کے نام قابل ذکر ہیں. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری حریت رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں حریت رہنماؤں مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، نعیم احمد خان اور دیگر رہنماؤں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ جیل میں مناسب طبی سہولت اور معیاری غذا سمیت بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے نظر بند رہنماؤں کی صحت متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بدترین بھارتی مظالم کے باوجود حریت رہنما جاری تحریک آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں. جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے کہا ہے کہ چیئرمین شبیر احمد شاہ مسلسل غیر قانونی نظر بندی کا عزم و ہمت کے ساتھ سامنا کر کے بھارتی قبضے کے خلاف مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں جو 36 برس بھارتی جیلوں اور عقوبت خانوں میں گزار چکے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساغر اور سینئر رہنما الطاف حسین وانی نے اسلام آباد سے اپنے بیانات میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت پر شدید تشویش ظاہر کی ہے. محمد یاسین ملک کی نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں طبیعت اچانک بگڑنے سے انہیں گزشتہ رات ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. حریت رہنما نے گزشتہ جمعے سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے. اب آپ کو موسم کا احوال بتائیں گے قاسم. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمال اور مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے.
इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। तफसील देखिए मलिक उमर की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है, जबकि इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, नौशहरा, मर्दान में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा जाहिर किया गया है। सिंध में दाखिल होने वाला मानसून का तीसरा स्पेल बारिशें बरसा के ओमान की जानिब बढ़ चुका है, ताहम मगरबी राजस्थान पर एक और कम दबाव बन चुका है, जो इस वक्त शुमाल मगरबी राजस्थान और मुल्क का शुमाल मशरकी सिंध पर वाक़या है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसके ज़ेरे असर आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान नवाब शाह, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना और जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि बदीन, सजावल, हैदराबाद और कराची डिवीजन में आज हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब खुशदार, लसबेला, हब और कीरथर रेंज में मुसलसल शदीद बारिश के बायस हब डैम पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जो दादू और जामशोरों के अजला में सैलाब का बायस बन सकता है। सूबा बलूचिस्तान मानसून की बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ है। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो 105 हैं, इंजरीज जो हैं वो 61 हैं। IDPs का मैं आपको बता दूं 1000 प्लस हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। लाइफ स्टॉक जो हैं डैमेजेस वो 5000 प्लस हैं। हाउसेस जो कंप्लीट डैमेज हुए हैं वो भी 5000 प्लस हैं, और जो पार्शली हाउसेस डैमेज हुए हैं वो 7000 प्लस हैं। टोटल नंबर ऑफ जो रोड्स हमारे डैमेजेस हुए हैं और जो डिस्कनेक्ट हैं वो 220 हैं। अभी हम रेस्क्यू और रिलीफ का जो एक प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं। इस्लामाबाद में आज रावल डैम के स्पिलवेज दोबारा खोले गए। स्पिलवेज खोलने की वजह से नालों बिलखसूस दरियाए कोरंग में पानी के बहाव में तेजी देखी गई। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से मुतासिर अजला में पाक आर्मी और FC, बलूचिस्तान सूबाई हुकूमत और सिविल इंतज़ामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बारिशों की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सूबा भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे वक़ार अहमद। बलूचिस्तान में बारिशों से जाबाग होने वाले 75 अफराद के वरसा को 10 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं। बारिश के तीसरे स्पेल में लसबेला और मकरान कोस्टल हाईवे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। कल रात को जो हमारी कंसेक्टिवली बारिशें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, जिसमें आपका लसबेला है, कच्ची बोलान का एरिया और झलमगसी का एरिया। कराची टू कोयटा हाईवे है वो भी जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तूफानी बारिश और सैलाबी रेले से कोयटा कराची, कोयटा पंजगूर और गवादा कराची राब्ते मुनक़ता हैं। उत्तर लसबेला में लंडा पुल और खांटा पुल, बेला में जमाली पुल सैलाबी रेले में बह गए हैं। लाखड़ा में भी राब्ता सड़कें खत्म हो गई हैं। हब बागड़ी और हिंगोल नदी में तुगयानी के बाद मकरान कोस्टल हाईवे भी बंद है। बारिश के बाद गवादा के डोसी, आंकड़ा, बेलार, माकोला, शादीकुर, रोंगरो और सोल डैम भर चुके हैं। कमिश्नर कलात के हुक्म के बाद कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रेलर्स और कोच सर्विसेज भी बंद हैं। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। कराची समेत सिंध भर में मानसून की बारिशों से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील शिराज अली डाहरी से जानिए। कराची समेत सिंध के दूसरे शहरों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मटियारी, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अलायार में हल्की बारिश, जबकि थरपारकर, नौशेरो फेरोज, शिकारपुर, सक्खर, खैरपुर और नवाबशाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिशों से मुतासरा इलाकों में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने ज़िला इंतज़ामिया की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। ठट्टा की तहसील घारों में पाक फौज, जिला इंतजामिया और PDMA की तरफ से सैलाबी पानी निकालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि दादू के इलाके खीरथर पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुगयानी और सैलाबी पानी के बहाव के इजाफे से 50 से जायद देहात के लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर जा रहे हैं। मूसलाधार बारिशों से नौशेरो फेरोज, दादू, जामशोरो, सांगड़ के नशेबी इलाकों में अब भी पानी मौजूद है और इन इलाकों में फसलों को भी शदीद नुकसान हुआ है, जबकि ठट्टा के साहिली इलाकों गाड़ो, मीरपुर साकरो, बुहारो, केटी बंदर में मूसलाधार बारिश से 100 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद जिला इंतजामिया की तरफ से मसरूफ शाहराहों, मार्केट्स, अस्पतालों, स्कूलों से निकासी आब मुकम्मल की जा चुकी है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद।
मॉनसून का नया स्पेल, पंजाब में आज से फिर बादल बरसेंगे। सूबा भर में दाखिल होने वाला बारिशों का नया सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। तफसील नवीद हयात से। सुरमई बादल, काली घटाएं आइंदा चंद रोज में लाहौर में छाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से लाहौर में अबर बरसेगा और खूब बरसेगा। गुज़श्ता रोज से लाहौर का मतला अबर आलूद है, जबकि चंद मकामात पर हल्की बारिश के बायस शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 3 रोज तक लाहौर और उसके गिरदोनवा में जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 27 से 31 तारीख के दरमियान बारिशों का स्पेल जो एक्सपेक्टेड है। इसमें लाहौर में अच्छी बारिश होगी अगले 2-3 दिन में और मूसलाधार बारिश होने का चांस है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। शेहूपुरा में सावन खूब बरसा, जबकि पसरूर, वजीराबाद समेत दीगर शहरों में चंद मकामात पर बारिश हुई, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन में बारिश और तूफान का इम्कान है। इस हवाले से PDMA और तमाम मुतलका इदारों ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। यहाँ खबर यह है कि हालिया बारिशों के सबब सैलाबी सूरत हाल से मुतासर इलाकों में पाक फौज के दस्ते बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया की भरपूर माविनत कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और FC बलूचिस्तान की एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें मुसलसल निकासी आब में मसरूफ़ हैं। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन को बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। सैलाब से मुतासर इलाकों से पंप्स और टैंकर्स की मदद से निकासी आब मुमकिन बनाया गया है। बोलान, लसबेला, ओथल, झलमक्सी और गिजर से 700 सैलाब मुतासर ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान आर्मी ने हब लसबेला, ओथल, 0 पॉइंट, देवर और गिजर में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं, जहाँ मुतासरीन को मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई गई है। इसके साथ साथ लसबेला, ओथल, झलमक्सी, खुजदार और दीगर मुतासर इलाकों में 7.5 टन खुराक, शेल्टर्स और दीगर इमदादी सामान फराहम किया गया है। पाक फौज की स्टैंड बाय रिस्पॉन्स स्कीमें बलूचिस्तान में किसी भी मुमकिन एमरजेंसी सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक लसबेला के सैलाब मुतासरीन के लिए खैमे और राशन मुहैया कर दिया गया है। मुतासरीन तक राशन पहुँचाने के लिए पाक फौज और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मौसम की सूरत हाल बेहतर होने पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। राजनपुर और ईसा खेल ज़िला मियांवाली के सैलाब मुतासरीन के लिए राशन बैग्स PDMA पंजाब के हवाले कर दिए गए हैं। PDMA सिंध ने वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर 500 खैमों पर मुश्तमिल इमदादी ट्रक लसबेला भेज दिया है। मुराद अली शाह ने बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों से नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सूबा के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन NHA कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद की हिदायत पर हब पुल को दोबारा तामीर करने और हब बाईपास तामीर करने की मंजूरी दी गई। चेयरमैन NHA ने नुकसानात का जल्द इजाला करने और फील्ड अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल पर अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी है। अपर कोहिस्तान के मरकजी मकाम दासू के करीब उछार नाले में एक बार फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मिट्टी के तोदे गिरने से दरियाए अबासीन का बहाव रुक चुका है। मानसरा शहर समेत मुतादिद बालाई इलाकों में पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी है। दरियाए सिंध में चश्मा और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। स्कर्दू शहर समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई नाले बिफर गए। चंदा और गंबा स्कर्दू नालों में आने वाले सैलाबी रेले से फसलों को नुकसान पहुंचा है। स्कर्दू सतपारा नाले में मौजूद वापटा बिजली घर के नाले पर तोदा गिरने से स्कर्दू शहर में बिजली सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जबकि वाटर कॉम्प्लेक्स में सैलाबी रेले से पीने का पानी नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है। मौसम का हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। रुख करते हैं कुछ और कौमी खबरों का और आपको बताएं कि वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहाइयों पर मुहीत दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से निपटने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को उजागर किया। वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए अमरीकी मंडियों में रसाई के लिए GSP स्कीम की बहाली की भी दरख्वास्त की। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बरामदात में नुमायां इजाफे को सराहा। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क मुआहिदे के इजलास को दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित के लिए अहम करार दिया। और अब आपको लेकर चलते हैं खेल के मैदान में।